वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, वर्टिकल मतलब इस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकली। सो ट्रोपोस्फेयर जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर की ऊपर हाइट पर जाएंगे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा। मतलब यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ के सरफेस के कॉन्टैक्ट में जो पार्ट है वहाँ पर तो ज़्यादा हीटिंग होगी तो एटमॉस्फेयर वार्म होगा, और ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और ये कोल्ड होगा। हीट ट्रांसफ़र होती है एटमॉस्फेयर में कंडक्शन, रेडिएशन और कन्विक्शन के थ्रू। ये सब प्रोसेस हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं कि किस तरीके से जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी हीटिंग होती है। जैसे कि ये तो इंसुलेशन का हो गया सोलर रेडिएशन से, देन कंडक्शन और उसके बाद टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और कन्विक्शन। तो यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एटमॉस्फेयर में वो इन सब प्रोसेस के थ्रू हो रही है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो जो हीट का ट्रांसफ़र है अपवर्ड वो डिक्रीज़ होगा। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से एटमॉस्फेयर में जैसे हाइट बढ़ेगी या फिर जैसे एल्टीट्यूड या हम ऊपर हाइट पर जाएंगे तो जो टेम्परेचर है या फिर जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो कम होगा। हीट यहाँ पर ज़्यादा जाएगी और यहाँ पर कम जाएगी। इस वजह से यहाँ पर जो है हमें वार्म इफेक्ट मिलेगा और यहाँ पे जो एयर है वो थोड़ी कोल्ड होगी। एटमॉस्फेयर के लोअर वाले पार्ट में हमें हाई एयर प्रेशर मिलेगा और एयर की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और जैसे हम एल्टीट्यूड इंक्रीज़ करेंगे मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो एयर है वो भी थिन होगी और यहाँ पर जो डेंसिटी है वो भी हमें कम मिलेगी। और फाइनली जो हमारा एटमॉस्फेयर का लोअर पोर्शन है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है। सो ये जो लोअर पोर्शन एटमॉस्फेयर का ये वाला हिस्सा, यहाँ पर हमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, CO2 गैस ये सब ज़्यादा मिलेंगे। इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। और जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हमें कम मिलेंगे। मतलब वाटर वेपर भी कम होगा, डस्ट पार्टिकल्स और CO2। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है एल्टीट्यूड यानी हाइट के इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ करता है ट्रोपोस्फेयर में। इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जब वार्म एयर नीचे है और कोल्ड एयर ऊपर है, या फिर एक जो लेयर है एयर की वो ठंडी है या दूसरी गर्म है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसी को ही हम इन्वर्जन कहते हैं अलग अलग लेयर्स के अंदर। अब कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। सबसे पहले है लॉन्ग विंटर नाइट्स, विंटर नाइट होनी चाहिए और लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी रात होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई, ड्राई एयर होनी चाहिए और आइस कवर्ड एरिया। आइस कवर्ड एरिया ना भी हो तब भी ये होता है। टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन के कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहले है ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। ये जो इन्वर्जन है ये ग्राउंड के सरफेस के ऊपर होता है। जैसे ये वाली अर्थ है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है यहाँ पर होगा, ठीक है। ये कब होगा? जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होगी? स्टैटिक होगी, लॉन्ग विंटर नाइट्स होंगी और ये इन्वर्जन डिसअपीयर होता है सनराइज के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है कोल्ड एयर होगी या फिर वार्म एयर होगी, ऊपर या फिर कोल्ड एयर है या वार्म लेयर है, दो लेयर बन गई, एक ठंडी एयर की लेयर और दूसरी गर्म। तो कंडीशन तो हमने देख ली। नेक्स्ट इज़ अपर एयर इन्वर्जन। अपर एयर इन्वर्जन जो है ये दो टाइप का है, थर्मल अपर इन्वर्जन, ठीक है। थर्मल अपर इन्वर्जन होता है ओजोन लेयर की वजह से। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कैसा रहता है? हाई टेम्परेचर रहता है। देन लेयर्स अबव एंड बिलो ओनली व्हेन देयर इज़ नो वर्टिकल मूवमेंट। यहाँ पर एक कंडीशन है कि एयर का कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अर्थ के सरफेस पे एयर इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव ना करे, ये उस टाइम पर होगा। इसके अंदर होगा क्या? हमने देखी थी ओजोन लेयर, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आती है। ओजोन लेयर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है और इसके ऊपर जो लेयर है ओजोन लेयर के ऊपर और जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कम होगा और यहाँ पर ओजोन लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इसको कहते हैं थर्मल अपर इन्वर्जन। नेक्स्ट टाइप है मैकेनिकल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये तब होगा जब एटमॉस्फेयर की हायर हाइट्स पर क्या होगा? एयर का सब्सिडेंस होगा और कन्विक्शन मैकेनिज्म होगा। इस वाले टेम्परेचर के इन्वर्जन में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या है
कि जो वार्म एयर है वो सडनली ट्रांसपोर्ट हो जाती है अपवर्ड, मतलब जो वार्म एयर है वो उसने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, वर्टिकल मूवमेंट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोल्ड एयर है वो क्या करेगी, वो डेंस होगी, कोल्ड एयर डेंस होती है और जो वार्म एयर होती है वो ज़्यादा डेंसर नहीं होती, हल्की होती है। तो ये कोल्ड एयर जो है ये तो आ जाएगी नीचे और ये जो वार्म एयर है ये ऊपर चली जाएगी। इस टाइप के इन्वर्जन को ही मैकेनिकल इन्वर्जन कहते हैं। इस तरीके का जो टेम्परेचर का इन्वर्जन है ये सबसे ज़्यादा कॉमनली हमें मिलता है मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर। नेक्स्ट इज एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम डायनेमिक इन्वर्जन बोल सकते हैं। इसके टाइप हैं फ्रंटल और साइक्लोनिक इन्वर्जन। सरफेस इन्वर्जन यहाँ पे इसी का टाइप है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से होता है। यहाँ पर मूवमेंट जो होगा एयर का वो इस तरीके से होगा। और वैली इन्वर्जन ये एयर के वर्टिकल मूवमेंट की वजह से होगा। जैसे ये माउंटेन है और ये जो वैली का पार्ट है यहाँ पर जो इन्वर्जन होगा वो एयर के वर्टिकल मूवमेंट से होगा। जैसे यहाँ से माउंटेन से एयर आई, ठीक है, और यहाँ से चली गई, तो इस तरीके से वर्टिकल मूवमेंट होगा एयर का, इसको कहते हैं वैली इन्वर्जन। अभी तक हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर के इन्वर्जन को देखा। इसके बाद हमने डिस्कस किया ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन, अपर एयर इन्वर्जन जिसके अंदर थर्मल आ गया, देन मैकेनिकल, आफ्टर दैट एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम कवर करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टली किस तरीके से टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को हम स्टडी करते हैं आइसोथर्म्स में। आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म्स इमेजिनरी लाइन होती हैं जिनको मैप पे ड्रॉ किया जाता है, कुछ प्लेसेस को ज्वाइन किया जाता है जिनका टेम्परेचर इक्वल होता है और जो सी लेवल पर आकर रिड्यूस होता है, इसी को हम आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म्स की जो डायरेक्शन है ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में है, इस तरीके से, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स के पैरेलल होती हैं। जैसे ये हम अर्थ तो बहुत ही बुरी बनी है, फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है और ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनके पैरेलल होती हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हो गया आइसोथर्म, इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। ये स्ट्रेट होती हैं लेकिन जहाँ पर कॉन्टिनेंट आ जाता है, बीच में ओशन आ जाता है, वहाँ पर बैंड कर जाती हैं। जैसे कि इस वाले मैप पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर एकदम स्ट्रेट आ रही थी, जैसे ही कॉन्टिनेंट आया ये बैंड कर गई, ठीक है। फिर या फिर अब यहाँ पे कॉन्टिनेंट आ गया, अब ये थोड़ी स्ट्रेट जा रही है, फिर जैसे ही ओशन आएगा ये फिर से बैंड कर जाएगी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी हमने देखी है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लाइंस इरेगुलर हैं और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ओशन की डोमिनेंस की वजह से ये ज़्यादा रेगुलर होती हैं। जैसे कि इसको एक बार इरेज करते हैं, फिर से ड्रॉ करके समझेंगे। जैसे कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो यहाँ पर क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये जो है ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इरेगुलर होंगी, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें ओशन वाला पार्ट ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा हमें रेगुलर मिलती हैं, ज़्यादा बैंड इनमें नहीं होते, ठीक है। अगला है दे आर वाइडली स्पेस्ड इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड क्लोजली स्पेस्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब वाइडली स्पेस्ड और क्लोजली स्पेस्ड का मतलब क्या है? जैसे कि ये यहाँ पर आइसोथर्म इसी मैप में समझेंगे फिर से, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें ज़्यादा ही क्लोज दिखाई देती हैं, जैसे यहाँ पर आइसोथर्म है फिर इसके जस्ट पास, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें ये दूर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों है? क्लोजली स्पेस्ड है जहाँ पे, मतलब क्लोजली स्पेस्ड कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पर ये इसीलिए क्लोजली स्पेस्ड है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो जल्दी चेंज होता रहता है, रैपिड चेंज होता है। और वाइडली स्पेस्ड कहाँ है? ये है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। और यहाँ पे ये दूर इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर चेंज है उसका काफ़ी स्लो रेट है, मतलब टेम्परेचर जो है वो स्लोली चेंज होता है, रैपिडली चेंज नहीं होता, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्म हम समर, विंटर, लैंड से ओशन की तरफ या ओशन से लैंड की तरफ किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। समर के अंदर जब आइसोथर्म की लाइन जो टेम्परेचर बताती है उस पूरे एरिया का, ठीक है, जो भी उस लाइन पे आते हैं एरियाज, तो जब वो लैंड से ओशन की तरफ जाती है समर्स के अंदर, तो किस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब किस तरीके से टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल ये अब कॉन्टिनेंट वाला मतलब लैंड वाला पार्ट है, यहाँ से ओशन की तरफ जब जाती है समर के अंदर तो ये बैंड हो जाती है इक्वेटर की तरफ, ठीक है।
अगर यहाँ से भी समर के टाइम पे लैंड से ओशन की तरफ जाएगी तो इक्वेटर की तरफ बैंड होगी, और यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। लेकिन विंटर का टाइम होगा, ठीक है, विंटर का टाइम है और लैंड से ओशन की तरफ आएगी, ठीक है। अब लैंड से ओशन की तरफ आएगी तो ये पोल्स की तरफ बैंड होगी इस तरीके से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब समर के टाइम पे क्या होगा, जब ओशियन से, ये ओशन है, ओशियन से अगर लैंड की तरफ जाती है आइसोथर्म की लाइन, तो वो पोल्स की तरफ बैंड हो जाएगी समर में इस तरीके से। और जब विंटर्स का टाइम है और ओशियन से लैंड की तरफ आइसोथर्म की लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वेटर की तरफ जो है वो टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ओशियन से लैंड की तरफ गई और ये बैंड हो गई इक्वेटर की तरफ, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये हमारा लास्ट सब टॉपिक है इस वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं, जो 3 जोन्स के अंदर हम इसको डिवाइड करेंगे, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और लास्ट है फ्रिजिड जोन, ठीक है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं ये जोन कौन कौन से हैं। ये जो ग्रीन वाला पूरा एरिया है ये है ट्रॉपिकल, और ये वाला एरिया है ऑरेंज ये है टेम्परेट, और ये जो ग्रे कलर का एरिया है ये है फ्रिजिड जोन। सबसे पहले ट्रॉपिकल जोन में देखेंगे टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को। ये जो जोन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये कैप्रिकॉर्न है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पे जो सन की रेज हैं ये इक्वेटर के ऊपर कम वर्टिकल होती हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर ज़्यादा वर्टिकल होती हैं, ठीक है। विंटर्स हम इक्वेटर के आसपास, ये जो इक्वेटर वाला एरिया है यहाँ पे हमें कभी भी विंटर का सीज़न नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रॉपिक्स के ऊपर ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर हमें समर्स और जो विंटर्स हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व होते हैं, या क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे विंटर्स और समर सीजन आते हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ये वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर विंटर और समर सीज़न दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं। अगर विंटर आएगी तो एक्सट्रीम होगी और अगर समर आती है तो वो भी एक्सट्रीम होगी। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, चलो लास्ट में बताती हूँ। नेक्स्ट जोन है फ्रिजिड जोन। ये हमें पोल्स पर मिलता है। यहाँ पे पोल्स के ऊपर जो डेज और नाइट होते हैं इस वाले जोन के अंदर वो 6 मंथ के होते हैं, मतलब पूरे 6 मंथ तक डे रहेगा और पूरे 6 मंथ तक नाइट रहेगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो रहता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये वाला जोन जो है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बताती हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे जो हमारा इंडिया है उसके बीच में से, एक सेकेंड, हमारा इंडिया जो है वो यहाँ पर लाई करता है इस वाले एरिया के अंदर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया के बीच में से जाती है ये वाली लाइन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर चाहे विंटर्स हों समर्स हों काफ़ी एक्सट्रीम होती हैं। तो हम जहाँ पे रहते हैं, मतलब हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे चाहे हमारे समर्स आएँ या विंटर्स आए वो कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होता ऐसा। यहाँ पर इसलिए नहीं होता, पहला तो ये ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है और दूसरा इसीलिए क्योंकि यहाँ से जो है पूरा इंडियन ओशन है और ओशन की वजह से क्या रहता है यहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं होता, मतलब मिनिमम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सो ये हमने देख लिया रीजनली किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ध्यान रखना है हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की बात की है, ठीक है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद फैक्टर्स देखे कौन कौन से फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन वर्टिकली किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, देन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद इसके टाइप्स देखे, देन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से टेम्परेचर का, और इसका लास्ट टॉपिक जो है दैट इज़ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।